हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम और ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज़ियोन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ना सिर्फ क्लास 11th में है बल्कि क्लास 12th में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 2 है और क्लास 12th में ये चैप्टर 1 है। तो जो भी चैप्टर उसमें क्लास 12th में दे रखा है उसमें उसको समझने से पहले जो आपको क्लास 11th का है वो पोर्शन भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई बार क्लास 11th के पार्ट से भी बोर्ड में क्वेश्चंस आ गए हैं। कहने के लिए 11th अलग है, 12th अलग है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि 11th के पोर्शन से भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में। एनीवे, सो हम लोग समझते हैं टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको समझने के लिए सबसे पहले जो आपको समझना होगा बेटा वो कंसेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑर्डर्ड का मतलब होता है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और पेयर का मतलब दो, जोड़ा। तो जिसमें दो एलिमेंट होते हैं और ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ऑल्दो एलिमेंट्स ए और बी इसमें भी हैं और ए और बी इसमें भी हैं, लेकिन ऑर्डर अलग होने की वजह से ये ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का हमने यूज़ इसके पहले भी मैथ्स में किया है, क्लास 10th में आप लोगों ने किया है। कहाँ पे किया है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम कोई पॉइंट लोकेट करते थे, सपोज करिए 2,1, तो हम क्या करते हैं 2 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं और 1 यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं, तो हमको पॉइंट मिल जाता है 2,1। लेकिन आप देखिए 2,1 एक ऑर्डर्ड पेयर से हमने रिप्रेजेंट किया। अगर यहीं पे हम एक पॉइंट ले लें 1,2, तो हम क्या करेंगे 1 यूनिट चलेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और 2 यूनिट चलेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 1 2 है और इसमें भी 1 2 ही है, लेकिन ऑर्डर अलग अलग होने की वजह से ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जिसमें दो एलिमेंट हों और उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हो गई पहली कंसेप्ट। अब इसमें एक समझिए बेटा कि दो ऑर्डर्ड पेयर सेम कब कहे जाते हैं? 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये x, y लिखा है इक्वल टू 3, 4 लिखा है, तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी कहे जाएंगे बेटा जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि इसका पहला एलिमेंट तो इसका भी पहला ही एलिमेंट, और इसका दूसरा एलिमेंट तो इसका भी दूसरा ही एलिमेंट। तो इसका मतलब हो गया, कंपेयर करेंगे तो x बराबर 3 और y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कहे जाते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के। x/2 + 1, y/3 - 1 इज इक्वल्स टू 1,4। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर सेम है तो ये x/2 + 1 ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, x/2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू आ गया आपका 0। उसी तरीके से y/3 - 1 ये इक्वल टू 4 है, तो y/3 इक्वल टू आ गया 5 और y इक्वल टू आ गया 15। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 15 आ गई। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो इसको यूज़ करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में इसी तरह के 2 सवाल बन सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर्ड पेयर का। अब आ जाते हैं अगला कंसेप्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मान लीजिए एक सेट है आपका a, b और सेट b है आपका 1, 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं a क्रॉस b से। तो a क्रॉस b क्या होता है? देखिए हम अगर a और b के एलिमेंट्स को यूज़ करके ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर बनाएं कि पहला एलिमेंट आएगा सेट a से और दूसरा एलिमेंट आएगा सेट b से, तो ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को कहा जाता है a क्रॉस b। मैं करके दिखाता हूँ। a क्रॉस b का मतलब है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जिसमें पहला एलिमेंट a से और दूसरा एलिमेंट b से आएगा। फॉर एग्जांपल ये a, 1 a का पेयर हो सकता है 1 के साथ या 2 के साथ, फिर b का पेयरिंग हो सकता है 1 के साथ और b का पेयरिंग हो सकता है 2 के साथ। तो देखिए इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं जिसमें पहला एलिमेंट a से आएगा और दूसरा एलिमेंट b से आएगा। ये इतने पेयर एलिमेंट बन सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं a क्रॉस b। अगर आपको b क्रॉस a निकालना होगा तो क्या होगा? देखिए b क्रॉस a निकालना होगा तो अब इसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? जिसमें पहला एलिमेंट b से आएगा और दूसरा a से आएगा, यानी अब आ जाएंगे 1, a 1, b 2, a एंड 2, b।
तो ये आपका हो गया B क्रॉस A। तो A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जिसमें कि पहला एलिमेंट A से आएगा, दूसरा B से आएगा। और B क्रॉस A में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट आएगा B से और दूसरा एलिमेंट आएगा A से। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब। फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल ordered pairs such that first element comes from A and second element comes from B। ये देखिए ये डेफिनेशन है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, is called as और कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B और A क्रॉस B। तो ये है A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम A एंड सेकंड एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम B। तो ये है A क्रॉस B। बिल्कुल ठीक, इसका अलग तरीके से बना सकते हैं B क्रॉस A का, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें जो अगला कंसेप्ट समझना है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पहले एक बात और समझते हैं, फिर हम आएंगे रिलेशंस पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एक बात और समझिए। ये बताइए, अगर सेट A में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? देखिए A में अगर 3 एलिमेंट हैं, आप एग्जाम्पल लेकर के पहले समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए A B C और इसमें मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं 1 2। तो अब क्या होगा, ऑर्डर्ड जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो A का पेयरिंग होगा 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर B का पेयरिंग होगा 1 के साथ 2 के साथ, और C का पेयरिंग होगा 1 के साथ 2 के साथ। तो हर एक एलिमेंट पेयर बनाएगा, उतने पेयर बनाएगा जितने की सेट B में एलिमेंट मौजूद हैं। तो टोटल जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 × 2 यानी कि 6। तो इसी फॉर्मूले को आप जनरलाइज कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B होंगे वो होंगे m × n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। A क्रॉस B में एलिमेंट्स होंगे m × n। सो यहाँ तक हमने समझा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों रिलेशन पे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जब भी डिफाइंड होता है 2 सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। रिलेशन अगर फ्रॉम A टू B डिफाइंड है, मान लीजिए सेट A आपका है 1 2 3 और सेट B है आपका A, B, और अगर हम A क्रॉस B लिखते हैं तो A क्रॉस B में आप देखिए 6 एलिमेंट आएंगे, 1, A 2, A 3, A, उसी तरीके से 1, B 2, B एंड 3, B। तो ये कुल मिलाकर के 6 एलिमेंट आएंगे A क्रॉस B में। अब देखिए रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या होगा? एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड एज रिलेशन फ्रॉम A टू B। फ्रॉम A टू B, ये जो इंग्लिश में लिखा है रिलेशन फ्रॉम A टू B, इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं R: फिर A फिर ये तीर लगा करके B। जब भी इस तरीके से लिखा हो तो आप इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो जरा इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। आई होप सबसेट आपको पता होगा। सबसेट क्या होता है? जैसे ये एक सेट है A क्रॉस B, ये एक सेट है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का। अगर इसमें से हम कुछ एलिमेंट्स निकाल करके एक दूसरा सेट बनाते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स इसी से निकाल करके बनाते हैं, तो वो दूसरा सेट जो बनेगा वो पहले वाले का सबसेट होगा। तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है रिलेशन की। तो अब जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सपोज करिए A क्रॉस B आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। अगर आपसे कोई कहे कि एक रिलेशन है R1 1, A 2, B 1, B, और एक रिलेशन है R2 1, A 2, B 3, C, इस तरीके से।
तो एक बात समझिए, हम चेक करेंगे R1 रिलेशन है कि नहीं फ्रॉम A to B। तो R1 विल बी अ रिलेशन फ्रॉम A to B इफ R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। माने R1 A to B अगर एक रिलेशन होगा अगर R1 A क्रॉस B का सबसेट है। तो R1 A क्रॉस B का सबसेट है, ये जानने के लिए क्या करेंगे, जानने के लिए चेक करेंगे कि R1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब A क्रॉस B से आए हैं या नहीं। अगर ये सारे एलिमेंट A क्रॉस B से आए हैं तो हम कहेंगे कि ये सबसेट है A क्रॉस B का, इसलिए ये एक रिलेशन है फ्रॉम A to B। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ समझने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए पहले इसको समझने के लिए कि मान लीजिए कोई एलिमेंट X है वो सेट A में प्रेजेंट है और कोई एलिमेंट Y है वो सेट B में प्रेजेंट है, तो ये पक्की बात है कि X, Y A क्रॉस B में जरूर प्रेजेंट होगा। आई होप ये आप सिंबल जानते होंगे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो अगर x बिलोंग्स टू A यानी कि अगर x A में प्रेजेंट है, y B में प्रेजेंट है, तो x, y पक्की बात है A क्रॉस B में प्रेजेंट होगा। तो 1, A चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 जो है आपका सेट A में प्रेजेंट है और स्मॉल a सेट B में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये A क्रॉस B में प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से 2 सेट A में प्रेजेंट है और B सेट B में प्रेजेंट है, तो ये भी A क्रॉस B में प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से 1 सेट A में प्रेजेंट है और B सेट B में प्रेजेंट है, तो ये भी A क्रॉस B में प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों एलिमेंट A क्रॉस B में प्रेजेंट होंगे, तो ये A क्रॉस B का सबसेट है, इसलिए R1 इज रिलेशन फ्रॉम A to B। अब R2 चेक करें। 1, A सेट A में A क्रॉस B में प्रेजेंट है, हाँ, क्योंकि 1 आपका सेट A में है और स्मॉल a सेट कैप B में है, तो 1, A क्रॉस B में होगा। उसी तरीके से 2, B भी A क्रॉस B में प्रेजेंट होगा। लेकिन 3, C देखिए जरा, तो 3 A में प्रेजेंट है लेकिन C सेट B में नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट A क्रॉस B में प्रेजेंट नहीं होगा। तो R2 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A to B। R2 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो यहाँ पे आपको बच्चों ध्यान से समझना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा रिलेशन A to B है और कौन सा रिलेशन A to B नहीं है। तो R2 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A to B बिकॉज इट इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट ऑफ A क्रॉस B नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है जो A क्रॉस B से नहीं लिया गया। A क्रॉस B का सबसेट का मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट लिए गए हैं वो A क्रॉस B से लिए गए हैं। अच्छा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके या रिवाइंड करके पीछे फिर से पूरा देख सकते हैं और इस चीज़ को दोबारा सुन सकते हैं कि रिलेशन होता क्या है। अब रिलेशन पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं बेटा, जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं रिलेशन पे। अच्छा, एक क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे अगर कभी इस तरीके से लिखा हो रिलेशन ऑन सेट ए, इसका क्या मतलब है? रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए तो ये पक्की बात है वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। ठीक है, तो अगर वो A क्रॉस A का सबसेट है इसका मतलब वो रिलेशन है फ्रॉम A टू A। तो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपका सेट A है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर और एक रिलेशन दिया है इस तरीके से x, y सच दैट 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि R में वो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे x, y जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हमको समझना है कि R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। तो देखिए x और y क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। तो अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे कि ये मानिए हमने x की वैल्यू ले ली और यहाँ पे y की वैल्यू ले ली, तो अगर हमने x रख दिया बच्चों 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर हमने x रख दिया 1 तो आप देखिए y बराबर क्या होगा? 10 माइनस 2x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2। y इक्वल टू 10 माइनस 2x यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हर एक में कैलकुलेशन में ऐसे ही काम करना होगा। तो x आपने 1 लिया तो y आपका आएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8। तो अगर आपका x 1 है तो y 8 आएगा। x अगर आपका 2 है तो y क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 यानी 6। अगर x आपका 3 है तो y क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 यानी कि 4। x आपका 4 है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 4 जा 8 यानी 2 आ जाएगा। अगर आपका x 5 है तो y आ जाएगा 10 माइनस 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 0। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने x 6 रख दिया तो y इक्वल टू 10 माइनस 12 यानी माइनस 2, यानी इसके आगे का देखिए पॉसिबल नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि y को क्या होना पड़ेगा? नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, इसका मतलब ये है कि x और y क्या होंगे? ये A और A से ही आएंगे, ये A क्रॉस A का सबसेट होगा ना, तो x और y दोनों को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम x को 5 रखते हैं या 6 रखते हैं तो आप देखते हैं y नेचुरल नंबर नहीं आता है। इसका मतलब जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो केवल ये पॉसिबल है, ये वैल्यूज़ ही पॉसिबल हैं केवल।
तो इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर रख दें, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, 1,8, 2,6, 3,4 एंड 4,2, बस यही ऑर्डर्ड पेयर आर में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपने पूरा रिलेशन आर लिख लिया। अब इस रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4। हर ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को अगर हम लिख लें तो उसको कहते हैं बेटा डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है, आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये कहलाता है डोमेन ऑफ आर। और हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ये कहलाता है रेंज ऑफ आर। तो दूसरा एलिमेंट लिखें तो क्या आएगा, 8, 6, 4, 2। तो अच्छा लगता है अगर छोटे से बड़ा लिखें तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप 8, 6, 4, 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो बहरहाल हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहलाता है डोमेन और हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट कहलाता है रेंज। और ये रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए। तो ये जो पूरा सेट ए है ये आपका कहलाता है कोडोमेन। तो ये तीनों कंसेप्ट भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर और कोडोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है, हर आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहलाता है डोमेन ऑफ आर। रेंज ऑफ आर, हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट कहलाता है रेंज ऑफ आर। और अगर रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए तो जो सेट ए है वो कहलाता है आपका कोडोमेन। ठीक है बच्चों। बच्चों आपने ये समझा कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। इसमें कुछ चीज़ें और समझने के लायक हैं। टर्मिनोलॉजी, किस तरीके से शब्दों को इस्तेमाल करना है। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन देखते हैं। 1.1 एंड 1.2 दोनों के क्वेश्चन हो जाएंगे इतना समझने के बाद। देखिए जैसे 1,8 आर में प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि 1 इज़ रिलेटेड विद 8, 1 इज़ रिलेटेड विद 8। तो इसका इस तरह से लिखते हैं 1 इज़ रिलेटेड विद 8। और जैसे 2,6 प्रेजेंट है तो हम लिखते हैं कि 2 इज़ रिलेटेड विद 6। जैसे 1,5 प्रेजेंट नहीं है तो हम लिखेंगे 1 इज़ नॉट रिलेटेड विद 5 या 2 इज़ नॉट रिलेटेड विद 7। अच्छा, अगर 1 इज़ रिलेटेड विद 8 तो क्या 8 इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद 1, यानी 8 क्या रिलेटेड विद 1 होगा? जी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1,8 इसमें प्रेजेंट है लेकिन 8,1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो 8 इज नॉट रिलेटेड विद 1। तो ये टर्मिनोलॉजी भी समझना बहुत जरूरी है बच्चों। कभी कभी ये लिख करके आ जाता है 1 इज रिलेटेड विद 8, यस बिकॉज 1,8 इज प्रेजेंट इन आर, बट 8 इज नॉट रिलेटेड विद 1 बिकॉज 8,1 इज नॉट प्रेजेंट इन आर। एक बात। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी आपको और समझनी है। जैसे 1,8 आर में प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि इमेज ऑफ 1 इज 8 अंडर आर। ये टर्मिनोलॉजी इसलिए समझनी जरूरी है बच्चों क्योंकि कभी कभी हम कोई थ्योरम पढ़ रहे हैं या कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरीके की चीज़ें दे रखी होती हैं। तो इसका क्या मतलब है हमको पता होना चाहिए। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये लिखा है कि इमेज ऑफ 1 इज 8 अंडर आर, इसका मतलब यह है कि 1 का इमेज 8 है तो 1,8 आर में प्रेजेंट है। जैसे 2,6 प्रेजेंट है तो 2 का इमेज क्या होगा? 6। अंडर आर इमेज ऑफ 2 विल बी 6, अंडर आर इमेज ऑफ 3 विल बी 4 एंड अंडर आर इमेज ऑफ 4 इज 2। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है। दूसरी टर्मिनोलॉजी ये है कि 1,8 अगर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि 1 इज रिलेटेड विद 8, 2 इज रिलेटेड विद 6। अगर 1,5 प्रेजेंट नहीं है तो हम कहते हैं कि 1 इज नॉट रिलेटेड विद 5 या 8 इज नॉट रिलेटेड विद 1 क्योंकि 8,1 इसमें एब्सेंट है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है रिलेशन। और मैं फिर से समराइज करता हूँ कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। ये मैंने बुक डाउनलोड कर ली है मोबाइल में, तो इसी से क्वेश्चंस देख के मैं कराता हूँ। आप भी चाहें तो अपने साथ एक एनसीईआरटी की बुक रख सकते हैं तो आपको क्वेश्चंस देखने में आसानी होगी। तो इसका पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, जो अभी हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3। तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर सेम होते हैं अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर सेम है तो इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के बराबर होगा और ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। यानी कि x/3 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 5/3, या x/3 क्या आ जाएगा? 5/3 - 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 - 3 2/3, x/3 = 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो x = 2 आ गया आपका।
बिल्कुल सेम तरीके से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3, 2/3 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 तो इक्वल टू 3/3 यानी कि 1 आ गया, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें कई क्वेश्चंस तो आप बेटा एक बार देखिए, कंसेप्ट अच्छे से सीख जाएंगे, मेथड समझ जाएंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये 3 है, और सेट बी दे रखा है आपको 3, 4, 5। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों? मैं आपको बता चुका हूं कि सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं बी में 3 है और ए में भी 3 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट हो जाएंगे, 3 इंटू 3 यानी 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। g इक्वल टू 7,8 एंड h इक्वल टू 5, 4, 2। g इक्वल टू 7,8, सेट इस तरह से नहीं लिखते बेटा, सेट लिखते हैं इस तरह से, h इक्वल टू 5, 4, 2। तो g क्रॉस h निकालना है और h क्रॉस g निकालना है। तो g क्रॉस h कैसे निकालेंगे? 7,5, 7,4, 7,2, फिर 8,5, 8,4, 8,2। तो ये आपका हो गया g क्रॉस h। आई होप h क्रॉस g भी आप बिल्कुल उसी तरह से निकाल लेंगे। h क्रॉस g में 5,7, 5,8, 4,7, 4,8 और 2,7, 2,8। तो ये आ जाएंगे h क्रॉस g में। क्या आपने एक बात यहाँ पे मैं ध्यान से बताना चाहता हूँ जिन बच्चों को समझ में आ सके, g क्रॉस h में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, h क्रॉस g में ठीक इसके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये चीज़ देख सकते हैं, शायद इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि h क्रॉस g और g क्रॉस h को आप कंपेयर कर सके कि दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो h क्रॉस g में हर ऑर्डर्ड पेयर इसका उल्टा होगा। जैसे 7,5 है तो h क्रॉस g में 5,7 होगा। तो उस तरीके से भी आप g क्रॉस h निकालने के बाद h क्रॉस g लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका सब्जेक्ट और बढ़िया मजबूत होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। State whether each of the following sentences are true or false. If the statement is false, rewrite the given sentence correctly. तो पहला सेंटेंस क्या है बच्चों? इसमें कह रहा है कि बताना है सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो उसको सही करके लिखना है। तो P इक्वल टू M, N, ये सेट P दे रखा है और सेट Q दे रखा है आपका N, M। अब एक बात समझिए, अगर आपने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि P और Q बेसिकली सेम सेट है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स से सेट पे फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली P और Q जो है सेम सेट है, तो एनीवे कोई फ़र्क हम उससे नहीं पड़ता। P क्रॉस Q निकालना है तो क्या आएगा? MN, MM, NN और NM, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे P क्रॉस Q में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो P क्रॉस Q दे रखा है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं क्वेश्चन में आपके। तो कुल मिलाकर के P क्रॉस Q में ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 2 देखते हैं बच्चों। A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट जरूर है इसमें। एंड A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो A क्रॉस B जो होगा वो क्या होगा? इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है बेटा। A क्रॉस B का मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था, वो यही बताया था। A क्रॉस B होता क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट, इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर इसमें पहला एलिमेंट आता है A से और दूसरा आता है B से, वही यहाँ लिखा हुआ है। तो एकदम सही लिखा हुआ है, ये सेंटेंस ट्रू है, तो इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉल्स को ठीक करके लिखना है, ट्रू वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, या इसमें एक पार्ट और है, रुकिए पहले उसको देख लेते हैं। पार्ट 3 ये कह रहा है कि A इक्वल टू 1, 2, सेट B इक्वल टू 3, 4। फिर ये कह रहा है कि A क्रॉस
बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो ये देखिए बी इंटरसेक्शन फाई, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। अगर आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो जाहिर सी बात है एक सेट बी है और एक सेट फाई है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फाई हो जाएगा। तो बेसिकली ए क्रॉस फाई। अब अगर ए का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं फाई के साथ, तो जाहिर सी बात है कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जिसमें पहला एलिमेंट आएगा ए से और दूसरा आएगा बी से, लेकिन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई ऑर्डर्ड पेयर आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फाई। तो ये सेंटेंस भी एकदम सही लिखा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ए इक्वल टू -1,1 और आपको निकालना है ए क्रॉस ए। तो ये आपने, ये क्वेश्चन अभी मैंने जब एग्जाम्पल समझा रहा था तो मैंने ये कराया था, तो आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी में वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई। आपको ए और बी निकालना है। तो अगेन ये वही क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी में क्या होता है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिसमें पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। तो हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आया होगा, तो सेट ए में आप देख सकते हैं, ए दोबारा ए लिखने का कोई मतलब नहीं, बी, तो ये आपका सेट ए हो जाएगा। और सेट बी में जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो होंगे एक्स और वाई, तो ये आपका ए और बी आ जाएगा। और ए और बी में दो दो एलिमेंट होने भी थे, क्योंकि ए क्रॉस बी आप देख सकते हैं 4 एलिमेंट है, तो उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि क्या सही लिखा है हमने, गलत लिखा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ए इक्वल टू 1,2 दे रखा है और बी इक्वल टू आपको दे रखा है 1 2 3 4 और सी दे रखा है 5,6 और डी दे रखा है 5 6 7 8। ये 4 सेट आपको दिए हुए हैं। मैं इसको थोड़ा मिटा करके इधर सॉल्व करता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी इधर। ये 4 सेट आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट पार्ट 1 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो देखिए यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब वो एलिमेंट जो बी और सी में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी फाई आएगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी और सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर हम ए क्रॉस लेंगे फाई, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ये फाई के बराबर ही आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, फाई। अब राइट हैंड साइड की हम बात करते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का सबके साथ पेयर बनेगा 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। तो ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी देखिए बच्चों क्या आएगा, 1 5 1 6 2 5 और 2 6। अब आप देखिए इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी एम्प्टी सेट ही आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी ये फाई आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई आ रहा है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये इसके बराबर है। इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ से एक प्रूफ हो गया कि ये इसके बराबर है। इसको प्रूफ नहीं कह सकते, वैसे इसको हम कहते हैं वेरीफाई हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पार्ट 1। ए बी सी डी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि अभी पार्ट 2 में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी अगर इसका सबसेट है तो ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सबके सब बी क्रॉस डी में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि इसी से निकल के बना है ये सेट, तभी ये सबसेट होगा। तो आप ए क्रॉस सी निकाल लीजिए पहले।
ए क्रॉस सी निकालेंगे तो देखिए अभी अभी निकाला था, क्या आया था 1 5 1 6, फिर 2 5 और 2 6। तो ये आपका जो है ए क्रॉस सी हो गया। और अगर बी क्रॉस डी निकालेंगे बच्चों तो देखिए क्या आएगा 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6, फिर 3 5 3 6, फिर 4 5 और 4 6। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 एलिमेंट ए क्रॉस सी में प्रेजेंट है, ये चारों के चारों बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है। ये देखिए, तो इसका मतलब ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी से ही निकल के बना है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए दिया है आपका 1 2, ठीक है, और सेट बी दिया है आपका 3 4। फिर कह रहा है कि राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिखना है। तो बहुत आसान है बच्चों, ए क्रॉस बी क्या होगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। फिर कह रहा है कि कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप एक बात और समझ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन एक बात और समझिए कि ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होता है, इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आपसे नंबर ऑफ सबसेट्स ना पूछ करके वो ये पूछता कि ए टू बी कितने रिलेशन बन सकते हैं, तब भी उसका आंसर सेम होता, क्योंकि जितने सबसेट बन सकते हैं उतने रिलेशन होंगे। ठीक है ना बच्चों, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जितने सबसेट बन सकते हैं ए क्रॉस बी के ए टू बी, उतने रिलेशंस बन सकते हैं। तो अब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, तो आई होप आपने क्लास 11th का इसी क्लास में चैप्टर 1 सेट थ्योरी, उसमें ये पढ़ा होगा पावर सेट का कंसेप्ट। तो अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो इसके कुल कितने सबसेट होंगे बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ये होंगे 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आई होप आपको आता होगा, नहीं आता है तो सेट थ्योरी का भी वीडियो है उसको देखिएगा, अपलोड करेंगे हम बहुत जल्दी। तो सेट थ्योरी के वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सेट ए में अगर n एलिमेंट्स हैं तो ए के कुल 2 की पावर n सबसेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 4 नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ बेटा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9। Let A and B be two sets such that number of elements in A equal to 3 and number of elements in B equal to 2 और x, 1 y, 2 और z, 1 are in A cross B. Find A and B। तो ए और बी निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि ए क्रॉस बी में क्या होता है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिसमें पहला एलिमेंट ए से आता है और दूसरा एलिमेंट बी से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट अगर हम लिखें तो वो ए से ही आया होगा। तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड। तो ये देखिए ए में 3 एलिमेंट थे, तीनों में एलिमेंट पता चल गया हमको। सेट बी में 2 एलिमेंट थे, हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट अगर हम लिखेंगे तो ये जो है आपका सेट बी से आया होगा। तो इस तरीके से सेट बी भी निकल गया। तो आपने ए और बी फाइंड कर लिया। अगर ये 3 एलिमेंट हमको पता हैं तो हम ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट पता है तो हमने सेट ए और सेट बी निकाल लिया। अगर हमसे बाकी एलिमेंट पूछता तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। इसमें 3 है, इसमें 2 हैं ए और बी में, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे। तो 3 एलिमेंट दिए हैं, अगर बाकी 3 एलिमेंट पूछेगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.1 का। अब आते हैं 10th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये।
तो ये क्या कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज इक्वल टू 9 विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड सेट A। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हमको कुछ सोचना सिखाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A अगर 9 है तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि A क्रॉस A में जो एलिमेंट्स आएंगे वो 3 × 3 तभी तो 9 हुए हैं। तो अगर आपको ये A क्रॉस A के ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट दे रखे हैं तो इसका मतलब A में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट A से ही आए होंगे। -1 भी A में होगा, 0 भी A में होगा और 1 भी A में होगा, और A में 3 ही एलिमेंट हैं, तो पूरा सेट आपका यही होगा। तो इस तरीके से हम सेट A निकाल सकते हैं, और A क्रॉस A के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी हम एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। तो ये बच्चों आज हमने बेसिक थ्योरी डिस्कस की रिलेशन एंड फंक्शन की, उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ लिखे हैं देखिए, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इनकी टर्मिनोलॉजीज़ और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, और हम बड़ी मेहनत से इन सब वीडियोस को बनाते हैं और पूरा कोर्स हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए टाइम पे, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो बाकी आप कमेंट्स में अपने सजेशंस और जो भी चीज़ें हैं लिखना चाहें लिख सकते हैं, और आगे की एक्सरसाइज हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।